गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 रिएक्शन। अब SN1 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो उसकी मॉलिक्यूलिटी यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो 1 है। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 क्यों है? कि द रेट ऑफ द रिएक्टेंट, इसमें जो द रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। जो इसलिए इसको हम सिंगल ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल कंसंट्रेशन टर्म, केवल सिंगल कंसंट्रेशन टर्म पे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 2 स्टेप यानी डबल स्टेप रिएक्शन होती है। ये डबल स्टेप का मतलब ये हो गया कि इसमें देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपका, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका टर्टब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बोकैटायन में। इसमें कन्वर्ट होता है कार्बोकैटायन में, ये फॉर्म होता है। देखो जी कार्बोकैटायन बन गया आपका, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकैटायन पर क्या हुआ, OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव ने अटैक करा के इसके ऊपर, ठीक, और ये फॉर्म कर लिया इसने। तो यानी कि ये डबल स्टेप रिएक्शन होती है आपकी। SN2 मैकेनिज्म जो था वो सिंगल स्टेप था, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन फेज बनता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट कुछ नहीं बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो है कार्बोकैटायन पहले फॉर्म होगा, फिर कार्बोकैटायन पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गया SN1 रिएक्शन। अब ये जो टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ये टर्म से ही पूरे क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकेनिज्म जल्दी नहीं पूछी जाती है, बहुत अगर इजी पेपर होगा तो मैकेनिज्म पूछ ली जाएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैकेनिज्म सबको याद ही होती है, सब कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म पर डिपेंड जो ये है कि टर्सरी करेगा, सेकेंडरी, प्राइमरी हैलाइड करेगा, कि कैसे करेगा रिएक्शन, तो ये टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इन पर जरा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। समझ लो, याद अपने आप हो जाएगा अच्छे से। क्या है, देखो ये देखिए डबल स्टेप रिएक्शन थी, तो पहला स्टेप जो है दैट इज स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। इट इन्वॉल्व द कार्बन एंड ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। यानी क्या होता है, जो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो कैसे टूटेगा, जब उसको हमने प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, वो इनके बॉन्ड को वीक कर देगा और बॉन्ड को तोड़ देगा बीच में से, ठीक है। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बात आप समझे कि इसमें हमारे पास क्या था कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, जो अल्काइल हैलाइड जो रेट करा रहे हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर डिपेंड नहीं होगा, वो किस पे होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड होगा। केवल एक ही रिएक्टेंट पर होगा वो, ठीक है। फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान से पढ़िएगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, greater will be its ease of formation from alkyl halide and faster will be the rate of the reaction। यानी कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी ये अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन की ईज होगी और उतना ही फास्टर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड की बात करें तो टर्सरी कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा कैसा होता है, स्टेबल होता है, तो और जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन बनाए करेगा। तो वी कैन सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन एज फॉलो। अब अगर SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि टर्सरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर CH3X, ठीक है। अब SN1 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा
जो हमारा इंक्रीज यानी स्टेबल कौन सा रहेगा, टर्सरी हैलाइड। यानी SN1 के लिए टर्सरी हैलाइड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड देगा, लेकिन SN2 के लिए सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि टर्सरी हैलाइड जो है आप देखिए SN1 मैकेनिज्म के लिए क्या है, यहाँ भी लिखा है कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, तो वो जल्दी रिएक्शन देगा। यानी SN1 मैकेनिज्म के लिए टर्सरी हैलाइड जल्दी रिएक्शन देगा, यानी कि बहुत जल्दी। और SN2 के लिए बहुत ना के बराबर देगा, जल्दी देगा नहीं। समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, तो आपको इन एरो से इंडिकेट हो रहा होगा कि SN2 रिएक्शन, फिर से समझ लो एक बार कि SN2 रिएक्शन के लिए टर्सरी हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव है और मिथाइल यानी कि प्राइमरी जो है वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। और वहीं SN1 के लिए जो है टर्सरी हैलाइड हाईली रिएक्टिव हो जाएगा और ये वाले जो है वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से समझ लो। अब नीचे दिया है फॉर द सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शंस। ठीक है, द सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एलाइलिक और बेंजाइलिक जो भी हैलाइड्स हैं इसी कारण जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए। द कार्बोकैटायन द फॉर्म गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर दिया जाता है। देखो क्या होता है इसमें, अब देखो इसमें रेजोनेंस दिख रहा है आपको, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज था वो बैलेंस हो गया, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो आ गया जी। ठीक, तो रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, ये स्टेबलाइज हो गया कार्बोकैटायन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखें आप कि CH2 लगा हुआ है, अब ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो फिलअप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो आ गया जी। ठीक, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पे यहाँ उठ के जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तब यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब रेजोनेंस इफेक्ट, अब ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, देखो इधर आ गया। अब जो उधर डबल बॉन्ड था वो इधर आ जाएगा उठ के, तो इससे स्टेबिलिटी बनी मेंटेन रही है, तो इसी कारण जो है स्टेबिलिटी मेंटेन है। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड RX फॉलो द सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म RI, RBr, RCl और RF। ठीक है, तो RI जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, RBr उससे थोड़ा सा कम, RCl उससे थोड़ा कम, RF बहुत कम। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड आयोडाइड बनाएगा, उसके बाद ब्रोमाइड क्लोराइड तक ठीक है, लेकिन फ्लोरीन हाईली स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बढ़िया दिया गया है ये नीचे कि इनमें जो इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन फास्टर। तो SN2 फास्टर कौन देगा, हमने देखो चार्ट में देखा था, SN2 फास्टर कौन सा देगा, ये देंगे, यानी SN2 में ये दोनों हो, प्राइमरी हैलाइड हो तो वो क्या करेगा, रिएक्शन फास्टर देगा। तो इसमें प्राइमरी हैलाइड कौन सा है, CH2Cl, ये आपका प्राइमरी हैलाइड है ना, तो CH2Cl इज अ प्राइमरी हैलाइड, तो दैट विल गो गिव SN2 मैकेनिज्म वेरी फास्ट है, SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। दूसरा क्या है कि ये इसमें जो है एक 2 3 4, एक में आयोडीन लगा है, एक में क्लोरीन लगा हुआ, अब इसमें कौन सा SN2 फास्टर देगा। अब SN2 फास्टर के लिए देखो आयोडीन का साइज जो है बहुत बड़ा होता है और क्लोरीन का साइज उससे छोटा होता है, तो आयोडीन जो है इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, इट विल रिलीज एट फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। यानी कि आयोडीन लगा होगा जिस भी अल्काइल हैलाइड में, जब उसको हम प्रोटॉनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा इन कंपेयर टू क्लोरीन के। क्लोरीन को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसका छोटा साइज होता है, वो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट में थोड़ा सा देर में बॉन्ड अपना तोड़ेगा, आयनाइज होगा।
लेकिन आयोडीन वाला जो भी हाइलाइट लेंगे हम वो प्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत जल्दी एज कम्पेयर टू क्लोरीन बहुत जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देगा, लीक कर जाएगा अपने कंपाउंड से। तो इसलिए क्या होगा, आयोडीन वाला जो है ये जल्दी SN2 में रिएक्शन बहुत जल्दी देगा। ठीक है, बाकी प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये अपना होमवर्क में करिएगा। द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स और फिर नीचे वाले कंपाउंड। ठीक, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, SN1 मैकेनिज्म हो गई। इसके बाद शायद आइसोमर्स तो है नहीं, केवल आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स शायद है आपका सिलेबस में। ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक मिनट, सिलेबस आपका ये रहा। इसमें दे रखा है केवल, इसमें लिखा है पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, तो इसके हिसाब से जो है केवल और केवल यूजेज ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन्स और DDT, ये पोर्शन कटे, यानी लास्ट वाला जो है ये पोर्शन कटे, बाकी तो सब है। लेकिन एक दूसरा सिलेबस हमारे पास है, उसमें है तो वो दिया है। देखो ये आएगा 12th का रिवाइज केमिस्ट्री सिलेबस। यानी इसमें केवल ये पढ़ना है। देखो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हेलो एल्केन्स की। अब आते हैं ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्टिकल रोटेशन अभी हम पढ़ा देंगे और मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी के हिसाब पे चलते हैं। तो ऑप्टिकल रोटेशन हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।